करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहे। पहले को जी मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं समर अली। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूपीपीएससी 2022 टॉपर मोहसिना बानो डिप्टी कलेक्टर रैंक 7 मॉक इंटरव्यू रिश्ती पीसीएस। तो देखते हैं वीडियो, काफ़ी इनके सवाल जो डिफरेंट होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो किस तरह ये इंटरव्यू लिया जाता है, वैसे ये वो जो इदारा होता है वहाँ पर ही लिया गया है। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। सरोजनी नायडू का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध था? वैक्सीन मैत्री यस सर। क्या है? ऐसा कहा जाता है मोहसिना की विकास का रास्ता जो है वो ट्राइबल्स के शोषण के घर से जाता है। क्या ये बात वाकई में सच है? ये क्यों माना गया कि अध्यात्म और आनंद आपके राज्य में एक ही है? मैं कमिंग सर। जी आइए। गुड इवनिंग सर। गुड evening, इवनिंग, sir. प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप मोहसिना बानो। जी सर। मोहसिना, आपने हिंदी माध्यम चुना है साक्षात्कार के लिए, सहज है हिंदी में? यस सर, मैं कंफर्टेबल हूँ। चलिए फिर बातचीत शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। कोशिश करें कि आप अपना नाम ना दोहराएं, अपनी Yes, sir. जाति धर्म संप्रदाय का उल्लेख ना करें। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन ईयर 2019 में बैचलर ऑफ साइंस से कंप्लीट की है। मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है एंड मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है। तो आपने 2019 में ही ग्रेजुएशन किया यस है? सर। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या नहीं? सर, मैं अभी कर रही हूँ इग्नू से मास्टर्स सोशोलॉजी में। सोशियोलॉजी में मास्टर्स sir. कर रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप सरोजनी नायडू कॉलेज से पढ़ी हैं। यस सरोजनी नायडू का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध था? सर, वो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर रही हैं। उत्तर प्रदेश था उस समय या किसी और राज्य की थी? सर, सरोजनी नायडू आप उत्तर प्रदेश तब था। उस समय उत्तर प्रदेश था या इस राज्य का कुछ और नाम था? सर, उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम था। मुझे बताइए कि यूनाइटेड प्रोविंस की बाउंड्री क्या थी और उत्तर प्रदेश बनाते समय क्या बाउंड्रीज बदली गई या वो वही रही? सर, उस टाइम पे उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। मैं यूनाइटेड प्रोविंस के समय की बात कर रहा हूँ। सर, मैं एक्चुअली उसके बारे में इतना अवेयर नहीं हूँ। सरोजनी नायडू के बारे में तो आपको कॉलेज में बार बार बताया गया होगा, वहाँ पर नोटिस भी लगा हुआ होगा। मुझे Yes, sir. बताइए किस राज्य से थी वो? सर, सरोजनी नायडू बेसिकली हैदराबाद से थी। हाँ, हैदराबाद से थी सर। हैदराबाद से? यस सर। क्या उनका क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में? सर, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर थी और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट भी रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किस अधिवेशन में वे अध्यक्ष बनी थी? सर, एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे ईयर याद है बट वो याद नहीं प्लेस कहाँ था। कहाँ, कौन सा अधिवेशन था? 1925। 1925 का अधिवेशन। यस सर। अच्छा, ये बताइए मोहसिना कि Yes, sir. आपने समाजशास्त्र विषय लिया है और समाजशास्त्र में आप मास्टर्स कर भी रही हैं। ये जो विषय है इसकी समझ किस काम आएगी अगर आप उत्तर प्रदेश में एक ब्यूरोक्रेट बनती हैं तो? सर, सोशोलॉजी से हमें एक वाइडर एस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी को सोचने का। हम सोसाइटी में मतलब जैसे फेमिनिस्ट इशू है, जेंडर बेस्ड इशू हुए, उनकी रियल प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, हम उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे उल्टा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे आपके मन में, फैसले लेना मुश्किल होता जाएगा? आमतौर पर माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से जानता है यस सर। तो कई बार उसका निर्णय जो है वो प्रभावित हो जाता है और उसका निर्णय उतना सटीक नहीं रह जाता। इसीलिए जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया पूरे देश को बजाय स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देने के, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो है वो गहराई से सोचते हैं और अंततः फैसले नहीं ले पाते। सर, बेसिकली सोशोलॉजी की नॉलेज हेल्प ही करेगी हमें सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन में ही, क्योंकि हम उसमें एक वाइडर एस्पेक्ट से सोच पाएंगे कि उसके पीछे क्या फंक्शन है। जैसे कि आर्किमिडीज का एक कॉन्सेप्ट है लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन का। मतलब अगर हम मैनिफेस्ट फंक्शन सोचेंगे तो हमें सामने जो पॉलिसी है उसके क्या परिणाम हैं वो दिखेंगे, लेकिन अगर हम उसके लेटेंट फंक्शन देखेंगे तो वो हमें पता चलेंगे।
आपने अभी फेमिनिज्म की बात की थी। यस सर। अक्सर इंडियन फेमिनिज्म और वेस्टर्न फेमिनिज्म, इन कॉन्सेप्ट्स को दिया जाता है, यस सर। जो बहुत सारे विचारकों को लगता है कि एक फर्जी किस्म की हदबंदी है, क्योंकि स्त्री तो पूरी दुनिया में स्त्रियां ही हैं। क्या वास्तव में भारतीय स्त्रीवाद नाम की कोई अलग से स्त्रीवादी शाखा है, या यह वाकई एक फर्जी वर्गीकरण है? सर ये फर्जी वर्गीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है सर। फेमिनिज्म एक अलग मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी में, मतलब जैसे कि हम एक जेंडर इशू को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फेमिनिज्म में हम वुमेन को सेंट्रिक रखते हैं, उनके क्या एस्पेक्ट हैं, उनकी क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस एस्पेक्ट से सोचते हैं। तो फेमिनिज्म एक ऑपरेसिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फेमिनिज्म तो अंडरस्टैंडेबल yes, है, लेकिन जब हम उसे कह रहे हैं भारतीय स्त्रीवाद, yes, नेशनलिज्म के साथ जब हम उसे जोड़ रहे हैं, yes, तो क्या ये वर्गीकरण कोई औचित्यपूर्ण वर्गीकरण है? क्या भारत की स्त्रियों का, भारत का स्त्रीवाद yes, अफ्रीका के स्त्रीवाद से भिन्न होगा? सर सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करेगी। फेमिनिज्म भी, मतलब कंडीशंस भी हमारी जेंडर बेस्ड जो कंडीशन होंगी, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करेंगी। अफ्रीकन वुमेन के अलग इशू होंगे, इंडियन वुमेन के अलग इश्यूज होंगे। तो इशू अलग होने से क्या स्त्रीवाद अलग हो जाएगा? सर इश्यूज डिफरेंट होंगे, वो भी जेंडर पर आधारित होगा, ये भी जेंडर पर आधारित होगा। यस सर, मतलब अप्रोच अलग होगी, लेकिन उसके लिए ठीक है, ठीक बात है सर। मोहसिना, यस सर। मुझे ये बताइए कि 2+2 फॉर्मेट डायलॉग काफ़ी फेमस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्या मतलब है इसका? सर बेसिकली ये एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स की कोलैबोरेशन होता है। हमारा ये सारी क्वाड कंट्रीज़ के साथ मैकेनिज्म है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने इसे अभी किया है रिसेंट में 2021 में, जापान और यूएस के साथ हमारा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ये 2021 में किया है, या ये पहले था लेकिन सचिव स्तर पे था, उसको हमने मिनिस्ट्रियल लेवल? ये ऑफिशियल डेजिग्नेशन में था, हमने इसे मिनिस्ट्रियल लेवल पे लाया है। ठीक है। क्या सिर्फ यही 3 देश हैं जिनके साथ हमारा ये डायलॉग है, या फिर और कोई देश भी है जिसके साथ हमने हाल ही में ये डायलॉग स्थापित किया है? सर आई एम अनेबल टू रिकॉल। ठीक है। मुझे ये बताइए कि वैक्सीन मैत्री यस सर। क्या है? सर वैक्सीन मैत्री हमारी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल है, जिसमें हम एज वैक्सीन को एज अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में यूज़ करेंगे। हमने ब्राज़ील को, अफ्रीकन नेशंस को ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की थी कोविड के टाइम पे। अच्छा। और हमने अपनी जनसंख्या को पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया था। क्या ये बहुत समझदारी की बात थी कि आपने अपनी जनसंख्या को वैक्सीन नहीं लगाई है पूरी तरीके से, और कोविड का खतरा बना हुआ था, और ऐसे में हम दूसरे देशों की मदद करने के लिए जा रहे थे? सर हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात, मतलब हमें इंटरनेशनल इमेज की भी सोचना पड़ता है। मतलब आप खुद परेशानी में हैं, और आप बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी परेशानी को नहीं देख के दूसरे की मदद करूंगा, तो ये समझदारी है या समझदारी का अभाव है? ये सर जो इंडिया ने ये जो इनिशिएटिव लिया था, ये कोवैक्सीन और गावी वाला जो इनिशिएटिव था, उसके अंडर इंडिया ने अपना ये दिया था ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन गंगा क्या है? सर यूक्रेन से जो यूक्रेन की वॉर अफेक्टेड जो सिटीजन्स थे, इंडियन सिटीजन्स, उनको हम वापस अपने इंडिया में लेकर आए थे इसके। अच्छा, क्या वजह थी कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स थे वहाँ? यस सर, यूक्रेन के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, वहाँ इजीली एडमिशन मिल जाता है एज कम्पेयर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की विफलता है कि हमारे पास इतने मतलब हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। सर प्योरली विफलता नहीं बोल सकते इस बात को, लेकिन ये है कि हमारा जो स्टूडेंट इनटेक है उसको हम मेडिकल सीट्स बढ़ा सकते हैं और रिफॉर्म्स ला सकते हैं इससे सीख कर। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हैं, कि कई बार लोग कुछ करने से पहले ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज में इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी, या लोग क्या कहेंगे। तो एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के नज़रिए से बताइए कि ऐसा सोचने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इंडिविजुअल के लिए? यस सोशल एक्शन जो कि एक कॉन्सेप्ट है वीवर का, तो वो ये बोलता है कि जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा जो एक्शन होगा वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होगा। हम कोई भी काम करेंगे तो हम उसमें मीनिंग जो अटैच करेंगे वो हम सोसाइटी को सोच के अटैच करेंगे, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव होगा। तो जैसे हम कोई भी काम करते, फॉर एग्जांपल मैरिज भी है, तो मैरिज में जो भी रिचुअल्स होंगे हम रिसेप्शन देते हैं ये सोच के कि सारे लोग जो आएंगे मतलब सोसाइटी में हमारे ये वो होगा,
इंडिविजुअल स्पेसिफिक ये कई बार हमें सोशल रूल्स को फॉलो करने के लिए रहता है, जैसे कि हम चैरिटी देते हैं ये सोच करके सोसाइटी में, बट कई बार ये नेगेटिव भी हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन बढ़ता है स्टूडेंट्स में, एक वो आ जाता है कंपटीशन। ओवरऑल क्या है, मतलब समाज के बारे में सोचना अच्छा है या बुरा है? सर एक लिमिटेड लेवल पे, मतलब मिडिल पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं, थोड़ा सोचें भी और थोड़ा एकदम Ignore भी एक्सट्रीम में करें। भी ना सोचें। चलिए, थैंक यू। मोहसिना, यस सर। मोहसिना, आप एक ऐसे राज्य से आती हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे पीवीटीचीज का भी कॉन्सेप्ट है, Yes, यानी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल Right. ग्रुपिंग्स। इस संदर्भ में मुझे बताएं कि देबर कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी? सर देवर कमीशन ने मतलब कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि हम उन ट्राइब्स को कैसे मतलब उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सोसाइटी में, हम उन्हें कैसे एम्पावर कर सकते हैं और हम उनके लिए क्या स्कीम्स और फर्दर अप्रोच कर सकते हैं। और पीवीटीजी क्लासिफिकेशन भी आया था एक, उसमें जिसमें 4 या 5 वो थे क्राइटेरियाज थे। आपने इंटीग्रेशन की बात की। Yes, एक विचार या एक स्कूल ऐसा भी कहता है कि उन्हें इंटीग्रेट करने की बजाय उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें सेग्रीगेट किया जाए, ताकि उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसे अक्षुण्ण बना के रखा जाए। वो क्या है? यस सर, कुछ स्कूल्स ये बोलते हैं कि हम उन्हें प्रॉपरली इंटीग्रेट करें, उन्हें एजुकेशनली, इकोनॉमिकली उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर आएँ। लेकिन एक अलग स्कूल होता है जो बोलता है कि आइसोलेशन अप्रोच अपनाएं, जैसे कि एल्विन ने ये सोच दिया, कॉन्सेप्ट दिया था कि उनके लिए एक नेशनल पार्क टाइप बनाए, को हम उनके हाल पर ही छोड़ दें, वो जैसा कर रहे हैं हम उनके कल्चर में ज़्यादा डोमिनेट ना करें। तो सर जैसे हम ट्राइबल पंचशील है जो कि नेहरू ने दिया था, हम उस कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं कि ऐसा हमने कहा जाता है मोहसिना कि विकास का रास्ता जो है वो ट्राइबल्स के शोषण के घर से जाता है। क्या ये बात वाकई में सच है? यस सर, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है वो ट्राइबल एरियाज़ में ही होता है। 40% अगर कोई डैम या क्या कुछ भारत में इस तरीके से कोई विस्थापन नीति या उनके पुनर्स्थापन या विस्थापन की कोई नीति है, रिहेबिलिटेशन प्लान है? सर फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ जैसे, तो उनका फॉरेस्ट में अगर कोई लैंड है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनका लैंड राइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो उनकी राइट्स को, लैंड राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 और 6, शेड्यूल 5 और 6 किस बारे में बात करते हैं? सर शेड्यूल 5 शेड्यूल्ड एरियाज़ में शेड्यूल एरियाज़ की बात करते हैं जो कि हमारे इंडिया के 10 स्टेट्स में हैं। और शेड्यूल 6 हाँ ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल्स की बात करता है। भारत के कितने राज्यों में राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो ट्राइबल अफेयर्स में सुपरसीड करे कैबिनेट के डिसीजन को? सर एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है। कोई बात नहीं। अभी आपने मर्टन का उदाहरण दिया Yes, किसी sir. एक कॉन्टेक्स्ट में। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मर्टन के द्वारा दी गई थियरी जिसमें कि कन्फर्मिटी और डिविएंस दोनों शामिल हैं, Yes. किस तरीके के व्यक्तित्व को के करीब अपने आप को पाती हैं? कन्फर्मिस्ट हैं या डिविएंट बिहेवियर की हैं आप? मैं मोर इंक्लाइंड टू कन्फर्मिस्ट। प्रशासन में एक कन्फर्मिस्ट ऑफिसर की ज़रूरत होती है लगभग। आपको लगता है कि आप उस तरीके से फिट बैठ पाएंगे? सर आई विल कंफर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो कंफर्म करूंगी। लेकिन आप एक समाजशास्त्री विचारधारा से सोचें और आप इसके विद्यार्थी भी रहे हैं कि Yes, समाज की तरक्की यस सर। तब तक नहीं होती है जब तक कि आप उसमें परंपरागत सोच में विचलन ना हो। यस सर। अगर आप कन्फर्मिस्ट ही रहेंगे तो नया विचार समूह कैसे आएगा? यस सर, थोड़ा डेविएंस तो चलता ही है लाइफ में, फ्लेक्सिबल अप्रोच। क्योंकि पूरा नारीवादी आंदोलन यदि कन्फर्मिस्ट ही रहेगा जैसा कि अभी आपने बताया, यस सर, यस, तो किस तरीके की तरक्की और प्रोग्रेस की बात आप करेंगे यस आगे? सर, क्वेश्चनिंग ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज नहीं होगा। यदि आप अपने स्टेटमेंट पे पुनर्विचार करें तब भी आप अपने आप को कन्फर्मिस्ट कहेंगे? यस सर, मैं अपने आप को थोड़ा मिडिल पाथ पे जाएंगी। कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि इनफॉर्मल सेक्टर यानी जो अनौपचारिक संगठन है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है? सो इनफॉर्मल सेक्टर में मेजॉरिटी विमेन वर्क करती हैं, जैसे कि बैंगल मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट्स। यदि मैं प्रतिशत के तौर पे पूछूं तो इनफॉर्मल सेक्टर में कितने प्रतिशत महिलाओं काम करती हैं और या योगदान देती हैं? सो एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं। कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो बजट अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है और जेंडर बजटिंग एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, यस सर। इसमें कितना मॉनेटरी टर्म में एलोकेट किया गया है? सॉरी सर, एग्जैक्टली। ठीक है,
मोहसिना, यस सर। उत्तर प्रदेश के कुछ बेसिक तथ्य तो आपने देख ही लिए होंगे। यस सर। मुझे बताइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी महिला सदस्य हैं? 47। सॉरी सर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मुझे आइडिया नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली का मुझे आइडिया है। आप तो मध्य प्रदेश से आती हैं। मध्य Yes, sir. प्रदेश में एक बाकायदा हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, आनंद विभाग बनाया Yes, sir. गया था, जो अभी भी है या हटा दिया गया? सर अभी भी वो है एक्सिस्टेंस में। आनंद विभाग है Yes, या उसे आध्यात्मिक विभाग बना दिया गया? जैसे स्पिरिचुअल, उसका रीनेमिंग हुआ है, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बना दिया। मुझे रीनेमिंग, आप तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, बड़ा ही अटपटा लग रहा है। अध्यात्म एक चीज़ है, आनंद हैप्पीनेस दूसरी चीज़ है। हैप्पीनेस अपने आप में एक, उसका एक भौतिक पक्ष है और अध्यात्म का तो भौतिक पक्ष नहीं होता है। ये क्यों माना गया कि अध्यात्म और आनंद आपके राज्य में एक ही है? सर अध्यात्म से भी हम एक तरफ से हम हैप्पीनेस ही ढूंढते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन वे लोग जो आध्यात्मिक नहीं है, क्या उनको खुश रहने का हक है कि नहीं? सर खुश रहने का हक तो उन्हें भी है, लेकिन सर हमारा जो भी स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इसलिए ही जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी मटेरियल लाइफ से। क्या राज्य को ये हक है यस सर कि वे अपने नागरिकों को जबरन आध्यात्मिक ही बनाए? सर वो इम्पोजिंग नहीं है, एक इनिशिएटिव है, एक नच करने का, एक सोशल चेंज कह सकते हैं हमें से, कि इस डायमेंशन में भी सोच रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन। देश को तो उससे दूर की तरफ जाना चाहिए था, उसकी निकटता की तरफ क्यों लेकर जा रहे? स्पिरिचुअलिज्म। ऑब्वियसली वी आर अ सेक्युलर नेशन। सर स्पिरिचुअलिज्म का एज सच कोई रिलीजन से कनेक्शन नहीं है। ओके, यस सर। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा कि आप डायरी लिखना पसंद करती हैं। यस सर। सोशियोलॉजी की विद्यार्थी हैं। यस सर। मुझे बताइए कि एन फ्रैंक की डायरी की जब बात की जाती है, यस सर। उसमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी? सर जो इंसिडेंट्स उस टाइम पे हुए थे, अगर हम उन्हें विजुअलाइज करें तो फिर वो डिस्टर्बिंग है। और सर जो जिस काइंड का वायलेंस हुआ था, जो उनको लाइफ रहनी पड़ी थी, वो खुद ही बहुत डिस्टर्बिंग है। मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए मसीना। यस सर। मसीना, आपका इंटरव्यू 27 तारीख को है। यस सर। और ये आपका पहला इंटरव्यू होगा आयोग में? यस सर। क्या लग रहा है आपको? आपका आज के जो प्रदर्शन है, आपकी जो परफॉर्मेंस आज है, आप उससे प्रसन्न हैं या आपको लगता है कि नहीं, कुछ एरिया ऐसे रह गए हैं जिनमें आप कुछ काम करेंगे? यस सर, थोड़ा फैक्ट बेस्ड, यूपी का फैक्ट बेस्ड पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में भी मुझे लगता है थोड़ा होता है। आपको अपने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर से कोई शिकायत है या आपको लगता है कि नहीं, यही बेस्ट स्ट्रक्चर है? सर आप बताएंगे ये बात, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं। वेल मोहसिना, देखिए आप एक बहुत यंग कैंडिडेट हैं। Yes, आप sir. 98 बॉर्न हैं, रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन किया है और स्टेट के इंटरव्यू के लिहाज से आप एक युवा कैंडिडेट हैं और आपके अंदर वो ऊर्जा भी है जो इसके लिए चाहिए होती है और वो ऊर्जा और आत्मविश्वास व्यक्त भी हो रहा है, तो उस लिहाज से आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं। Yes. और नॉलेज बेस भी आपका डेफिनेटली अच्छा है। गोइंग बाय योर एज तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्यतः कुल मिलाकर भी बहुत अच्छा है। मैं अभी आपकी अपीयरेंस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये पहनकर नहीं जा रही होंगी, लेकिन उस दिन की का जो मतलब उस ओकेज़न के लिए अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनकर आप जाइए, ठीक है? कुल मिला के आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, एंट्री अच्छी है, बैठने का तरीका ठीक है, वॉइस लेवल अच्छा है। एक आध जगह पे कभी कभी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लगती है, लेकिन सामान्यतः ठीक है। थोड़ा सा एक आध जगह पे ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा और लाउड हो सकती है, लेकिन ऐसे भी मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे भी आप साफ सुनाई दे रही हैं। वॉइस क्लैरिटी का कोई इशू नहीं है, समझने में कोई परेशानी नहीं है। एक आध जगह पर आई कांटेक्ट, जिस समय आप मेंबर से बात कर रही होती है तो सोचते समय आप ऊपर देखना शुरू करती हैं, अवॉइड किया जा सकता है। हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि या तो मेंबर की तरफ देख के बात कीजिए, और अगर आपको आई कांटेक्ट तोड़ना ही पड़ रहा है तो नीचे देखिए, ऊपर मत देखिए। ऊपर देखना ऐसा लगता है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट्स वेरी वेरी गुड। ओवरऑल योर कम्युनिकेशन इज वेरी गुड। ऑन द स्ट्रक्चर पार्ट, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और आप खुलकर बातचीत कर पा रही हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। उसका एक थोड़ा सा फॉलो आउट ये हो रहा है कि किसी किसी जगह पर आप
स्ट्रक्चर में दो चीज़ों को, एक तो कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल, यस सर, प्रश्न शुरू किया थ्योरेटिकल प्रश्न है और उसमें बीच में एग्जाम्पल आ रहा है, या फिर आप कभी किसी को कोट करने की कोशिश कर रही हैं, किसी मान लीजिए आप किसी चिंतक का उदाहरण देना चाह रहे हैं, उससे उदाहरण दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लेकर आपके मन में कोई तय स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि आंसर शुरू हो रहा है, फिर अचानक उसमें कोई एग्जाम्पल आ जा रही है, फिर वो डिसिपेट हो जा रहा है। वो उदाहरण जो आपने लिया और जो मूल प्रश्न पूछा था उनके बीच संबंध नहीं स्थापित कर रही है, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा उत्तर लंबा भी हो जा रहा है। तो मेरी सलाह क्या रहेगी कि अपने दिमाग में रखिए कि मैं, एक तो आप अपने उत्तर को कंसाइज रखेंगी, ठीक है, दूसरा उसका स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड होगा कि सर मैं 3 बातें कहना चाहूँगी, या सर मैं 3 बिंदु देना चाहूँगी, या सर मैं इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी, फिर आप उदाहरण दे दें ताकि आपको क्लियर हो कि आपने ये एग्जाम्पल दिया क्यों था। आप क्या करते हैं, आप एग्जाम्पल पे शुरू करते हैं, फिर एग्जाम्पल से फिर डेविएट होकर कहीं और पहुंच जाती हैं और भूल जाती हैं कि मूल सवाल कुछ और था। बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें इन जनरल बहुत अच्छी हैं। आप बहुत ही शानदार कैंडिडेट हैं, इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एक आध जगह पे स्माइल करेंगी, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मुझे स्पीड का भी एक इशू लगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा है क्या बोलने की? मैंने बोला था कि बीच में एक आध जगह पे लगता है कि स्पीड ज़्यादा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वॉइस क्लैरिटी का इशू नहीं आ रहा है। यस सर। और आपकी उम्र में कई बार स्पीड एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट करती है, विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। वीडियो खत्म हो गई और भाई आज एक और वीडियो देखी जिसमें सवाल जो थे काफ़ी मुश्किल, आम बंदे की तो मैं कहता हूँ समझ में नहीं होगी। आम बंदा, कई लोग पढ़े लिखे हैं उनकी समझ में नहीं होगा। इसमें एक चीज नोट की कि भाई चीजों का भाई साहब वो ना कहते हैं ना पोस्टमार्टम, ये लेकिन किया जाता है। माशरे को बहुत बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से देखा जाता है भाई साहब। यार एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर दिया, उस आंसर में से आप जो लफ्ज चुनते हैं उन लफ्जों में से आप उसका भी क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल ऐसी इतनी बात बारीकी से गहराई में जाना पड़ता है, और इंटेलिजेंस ही भाई साहब कमाल की है। और जो सारे उनका सवाल पूछने का तरीका देखा, बहुत फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली, नर्वस नहीं ना करते सामने वाले को। हाँ सही बात है। बंदा अगला हिस्ट्री उसके बारे में और आगे से भाई साहब जो इंटरव्यू देने हैं वो भी कमाल ही थे। तो जिन्होंने देश चलाना था वो ऐसे लोग ही होते हैं। तो उनके रिलेटेड जो ज्यादा होता है ना, उनके आजू बाजू का, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका जो टॉपिक था मेन वो, क्योंकि वो उन्होंने सोशियोलॉजी हाँ वो पढ़ी है, तो भाई उसके लिए तो भाई जो सोशल के साथ जुड़ा होता है, उसके आसपास का माहौल, वो जिस इलाके में रहता है आसपास का माहौल, या जिस क्योंकि उसकी तालीम के रिलेटेड इससे सवाल पूछे जाएंगे ना भाई। अब ऐसा तो नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उससे खेती के बारे में पूछा जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया जा रहा है भाई साहब, हर नॉलेज होना चाहिए, पूरी वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो बिल्कुल साफ जाहिर है, सही बात है। तभी आप जाकर ना उस पोस्ट के लिए ऐड हो सकते हैं। और जो सर ने जो सवाल पूछा था कि क्या ये सही था कि जब वैक्सीन कोविड के टाइम पे जब इंडिया ने वैक्सीन दूसरे देशों को भी दी, उस वक्त जो शुरुआत में खुद के लिए कम पड़ गई थी, तो हालांकि बहुत खराबियां भी हुई, कई जाने भी गई। तो सर ने पूछा क्या वो फैसला ठीक था? तो देश की छवि बनाने के लिए वो फैसला गवर्नमेंट का ना ठीक ही था मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ना इंसानियत की भलाई जो है ना वो उसको टॉप पे रखा गया था इसमें। सही बात। इसमें वो ना कई होता ना कि अपने खुद के इंसान मर रहे थे, उनकी मदद के लिए बाहर से लेकिन उस वक्त ये लगा कि हमारे पास सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हाँ ये भी है कि हमारे यहाँ मौके की मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फैसला लिया गया कम थी जी, उस वक्त कम थे, लेकिन अचानक से भी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो बढ़ गई, तादाद बढ़ गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो गया। हाँ। लेकिन भाई साहब जब इतनी, मैं कहता हूँ ये बड़ी हिम्मत की बात है कि पता भी है जी, जो बैठे होते हैं उनको पता भी है कि सिचुएशन खराब हो भी सकती है, लेकिन जो दूसरे कंट्री को उसमें रिस्क भी है, लेकिन अपने कंट्री की रिस्पेक्ट और इज्जत बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्रियों से रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए वो चीज भी जरूरी थी। बिल्कुल। वो कहावत है ना पंजाबी में कहते हैं वो ना टांग बना के चौधरी से देना, वो अपनी ना टांग तुड़वा के चौधरी बनना आसान काम नहीं होता,
वो भाई साहब चौधरी बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए बाज़ बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती, बाज़ बात नहीं देनी पड़ती। वो भी बात ठीक है, साथ में उम्मीद जुड़ी होती है ना। सही बात। और अपना जो कॉन्फिडेंस होता है, इन्हें तो पता था कि हम भाई बना लेंगे। हाँ ये भी है। और हमारे पास है भी, और ऐसे ममालिक है जिनके पास बिल्कुल है ही नहीं। वो तो ऐसा ही, वो तो उम्मीद पर थे ना कि दुनिया से कहीं से हमें आएगी मदद। आज सही बात है, तो किसी उनकी के उम्मीद पर ये पूरे किसी उतरे। के हेल्प करेंगे तो कल को आपने भी होगी। बिल्कुल। और सीधी सी मिसाल ये है कि एक बंदा हो ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक ये कंट्री इंडिया, इसको एक बंदे के तौर पर लिया जाए ना, तो वो कुछ भी नहीं करता। अगर क्योंकि उसको एक कोई अकेला मुसीबत तन्हा है। उसको कोई मुसीबत आती है तो उसको किसी ना किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत होगी। ऐसी बात इस तरह दूसरे कंट्रियों की हेल्प की जरूरत पड़ी, इंडिया ने हेल्प की जी। 100 से ज्यादा कंट्रियों को मैंने मेरे के हिसाब से वैक्सीन दी थी उस टाइम पे। और जब इंडिया में ऑक्सीजन की कमी आ गई, दूसरे कंट्रियों ने भी हेल्प की, जितनी उनमें हिम्मत थी उस हिसाब से सारे कंट्री ने हेल्प की थी। बिल्कुल। और थोड़ी थोड़ी हेल्प करने से जितने ज्यादा कंट्री बेहतर, वो हेल्प तो ज्यादा लगने लग जाती है। नहीं बहुत असल में मकसद तो इंसानियत की भलाई और इंसानियत के बचाव के लिए ही था ना। सही। और बाकी जो ट्राइबल कबीले बैठे होते हैं, उनको ज्यादातर सर ने पूछा कि मूव क्यों करते हैं अक्सर, तो वो मेरे हिसाब से ऐसे ही है कि शहर को, एक होता है ना शहर, वो बसा हुआ शहर हो, उसको वहां पर अगर कोई चीज डैम शहर में तो बंदा बना नहीं सकता, साफ ज़ाहिर है ज्यादा लोगों की मूवमेंट करनी साथ में पड़ेगी। इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है कि ज्यादा नुकसान करने की बजाय हाँ। अगर आप थोड़ा कर लें तो कम। उसमें ज्यादा बेहतरी है। हाँ ये भी है। थोड़ा नुकसान एक करने का प्रोजेक्ट फायदा चलाने ज्यादा के- होता है। लेकिन भाई पाकिस्तान में तो ऐसा है कि उसके ऊपर ना वो एक जो होती है ना फर्द सी होती है, जो जमीन की फर्द होती है, उसमें लिखा होता है कि ये गवर्नमेंट की जमीन है और हुकूमत पाकिस्तान जब चाहे अगर जरूरत पड़े तो ले सकती है। जी। तो क्या इंडिया में भी ऐसे लिखा होता है कि क्योंकि जो भी बंदा जिस जमीन पर बैठा है, किसी ना किसी तरीके उसके नाम तो होगी, कोई रजिस्ट्री वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा। कई होते हैं जो लेकिन इसको ये है कि बात भी जबरदस्ती- दी जा सकती है और पैसे भी कुछ दे सकते हाँ, हैं। जबरदस्ती मतलब नहीं, क्या, आगे वाला हथियार नहीं बंदा दिए जो जाते। चाहे करवा सकता है। जबरदस्ती तो नहीं देते, कुछ ना कुछ तो उसको देते हैं। या वो चाहे मुझे और इसके मुतबादल जमीन दे दो, या मुझे पैसे दे दो। हाँ, वो ऐसी डिमांड बात। करना चाहिए। वो जरूर बताएगा भाई साहब, यहाँ पे यही सवाल बनता है। बाकी भाई सवाल जो थे कि तो ऊपर से गुजरे क्योंकि हिंदी में थे, और यूपी के बारे में काफी सवाल पूछे थे, वो भी भाई हमें इतना उसके बारे में पता नहीं। लेकिन ज्यादा टच जो है ना ऐसे इंटरव्यू में मैंने ये देखा, पिछली वीडियो में इंसानियत की हाँ। भलाई को मद्देनजर रखा जाता है भाई साहब। रंग, वो जो नस्ल, गंगा जमुना मिशन के बारे जात, में हाँ सही बात है। इस रिलेटेड जो है ना जज किया जाता है कि इंसानियत की भलाई करेंगे या कि अपने आप को ये ज्यादा तरजीह देंगे, इस बात को ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है। सही बात है। तो ये सारी चीजें एक अच्छा जो ऑफिसर बन के बैठता है, वो अगर उसमें नेगेटिविटी भरी हो तो भाई साहब वो किसी का भला नहीं करेगा। उसमें वो अगर अपनी पोस्ट की अकड़ इतनी लेता है, सही बात है जी, तो वो इंसानियत की भलाई कहाँ से करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो खुलेआम करनी चाहिए, कि अगर बंदा कोई अच्छा काम करे, कोई एक मिसाल की बात है कि बंदा कोई शादी करता है तो वो सारे रिश्तेदारों को बुलाता है सारा कोई। अगर कोई बंदा चुप छुपा के चैरिटी करता है तो वो एक अलग वो होता है। हाँ। हर काम करने का अलग अलग रवैया होता है। कुछ जो है वो लोगों को दिखा के किए जाते हैं, कुछ जो है वो छुप छुपा के किए लोगों जाते से छिपा के किया जाता हैं। तो सारी चीजें जो होती है वो भाई इंसानियत की भलाई के लिए ना बंदा किसी भी तरीके से खड़ा हो, वो अच्छा है। है। ऐसी बात। अच्छा, कुछ लोग ना इस चीज को बड़ा नेगेटिव लेते हैं कि हालांकि लगता भी है कि भाई दिखावा कर रहा है, कि बंदा कोई चैरिटी कर रहा है ना तो वो लोगों को दिखा कर देगा, लेकिन ये तो उसकी नीयत पर डिपेंड करता है ना। लेकिन इससे ये भी होता है ना यूसुफ, अब मुआशरे में अच्छाई का मैसेज आता है भाई ये भी बंदा हमारे charity कर रहा है बहन भाई हैं, इनका और भी ख्याल रखना चाहिए। उसको देख के और भी करना शुरू हो जाए। है बेशक। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ बंदे होते हैं ना, एक गरीब को कोई बंदा दे रहा है ना, कोई 30-40 हजार किसी गरीब को दिए हैं, उसको पता चल जाए कि इस गरीब को तो उसने इतने दिए पैसे, तो वो दोबारा उस गरीब को नहीं, इसको तो फलाने ने दिए थे। वो ये भी सोच रख लेते हैं। तो इसके पास सोचते हैं कि बहुत पैसा और भी किसी ने दिए होंगे, तो वो देते भी नहीं, बाज का ऐसा भी हो जाता है। तो अच्छा लगा देख के भाई, और लड़की वाकई बहुत इंटेलिजेंट थी और बिल्कुल यंग, बिल्कुल यंग लड़की। ऐसी बात। मेरे से तो 4 साल छोटी है अभी। 4 साल।
2008 की पैदाइश है, 1998 की है, 1998 की पैदाइश मेरे ख्याल में। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।